नमस्कार बच्चों, स्वागत है सर्वज्ञान कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन। ठीक है, आज हम कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे और ये इसी टॉपिक से रिलेटेड जो भी बनने वाले क्वेश्चन होंगे जेट या आईसीआर में, स्पेशली जेट में किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीजें इसी में आपको क्लियर कर दी जाएगी। तो चलो आइए आज स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन। तो हम बात करते हैं कोशिका विभाजन क्या है। तो देखो, कोशिका में क्या होता है, विभाजन। विभाजन मतलब बंटवारा। जब कोशिका अपने ही समान एक नई कोशिका की उत्पत्ति करती है या अपने ही समान एक नई कोशिका का निर्माण करती है, उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन। ठीक है ना। विभाजन मतलब अलग से कुछ नहीं होता है, वही कोशिका होती है, उसी कोशिका से धीरे धीरे उसमें चेंज आता है। अब वो क्या चेंज आता है, कैसे विभाजन होगा, वो सब चीजें हम इसी चैप्टर में अपन लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है कि कोशिका जो होती है, उस कोशिका से ही एक नई कोशिका की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। तो देखते हैं इसके पॉइंट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले हम कोशिका विभाजन के बारे में देखें तो क्या बोलते हैं, जब मात्र कोशिका से संतति कोशिका का निर्माण होना ही क्या है, कोशिका विभाजन। अब बात यह थी, मात्र कोशिका मतलब, संतति कोशिका मतलब, इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल देखना, एक कोई कोशिका है, वो कोशिका अपने ही समान एक नई कोशिका को क्या देती है, जन्म देती है। ठीक है, मतलब एक तरीके से इसको इस तरीके से समझो कि एक कोशिका अपने समान दो नई कोशिका को क्या देती है, जन्म देती है, और ये कोशिका क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और दो नई कोशिका का क्या कर लेती है, निर्माण करती है। तो जिस कोशिका से नई कोशिका की उत्पत्ति हुई है, बात समझ रहे हो, जिस कोशिका से नई कोशिका की उत्पत्ति हुई है उसे हम कहते हैं मात्र कोशिका, क्योंकि इसने नई कोशिका को जन्म दिया है, इसलिए ये क्या कहलाएगी, मात्र कोशिका। और जिस कोशिका का निर्माण हुआ है वो क्या कहलाएगी, संतति कोशिका। बात समझ में आई। तो जनरली कोशिका विभाजन क्या है, जब किसी एक कोशिका से अर्थात मात्र कोशिका से संतति कोशिका का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। अब आगे देखो, कोशिका विभाजन से क्या फायदा है, क्यों होता है ये कोशिका विभाजन। तो देखो, जंतु हो चाहे पादप हो, पौधे हो, जंतु हो चाहे वो कौन हो, पौधे हो, तो जंतु तथा पौधों के ऊतकों की मरम्मत करना। अगर उनके टिश्यूज डैमेज है या किसी प्रकार से उनकी कोशिका में कोई कट लग गया या कुछ भी ऐसा अंदरूनी कोशिका में जो भी परिवर्तन आता है, जो डैमेज सेल होती है, उन सभी कोशिकाओं की, उन सभी ऊतकों की क्या होती है, मरम्मत होती है। मतलब पुरानी कोशिका जो होती है वो धीरे धीरे नष्ट होती है और नई कोशिका की क्या होने लग जाती है, उत्पत्ति होने लग जाती है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या हुआ कि जंतु हो या पौधे हो, जंतु और पौधों के ऊतकों की क्या करता है, मरम्मत करता है। प्रजनक कोशिकाओं का क्या करता है, निर्माण करती है। बात समझ में। इस कोशिका विभाजन से एक तो सबसे मुख्य काम क्या होता है, ऊतकों की मरम्मत होती है, और क्या होता है, प्रजनन कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है, क्योंकि वो नए जीव की क्या कर सकते हैं, उत्पत्ति करते हैं। बात समझ में आ रही है। अब देखो क्या होता है, कोशिका विभाजन कैसे होता है, क्या पूर्ण होता है। तो हर एक जीव का एक जीवन काल होता है। अब जीव जो है वो बना कोशिका से होता है, क्योंकि से जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है, अगर सबसे बेस्ट अपन बात अगर करें तो जीवन की जो इकाई होती है वो तो कोशिका ही है। तो सीधी सी बात है कि अगर कोई एक जीव है, वो अपना पूरा जीवन चक्र जी रहा है या उसका जीवन चक्र पूर्ण कर रहा है, तो वो जो जीवन चक्र किसका है, एक कोशिका का जीवन चक्र है। तो इसी प्रकार कोशिका भी अपना एक जीवन चक्र पूरा करती है। पर कोशिका का जीवन चक्र क्या है, कैसे है, तो वही बात अपन करते हैं कि कोशिका के संपूर्ण जीवन काल को क्या कहा जाता है, कोशिका चक्र कहा जाता है। ये बात याद रखना कि कोशिका चक्र क्या है, किसी भी कोशिका का संपूर्ण जीवन काल, उसका क्या कहलाता है, कोशिका चक्र। फॉर एग्जाम्पल देखना, अभी मैंने बताया था कि एक कोशिका है, उससे दो कोशिका की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार मान लो मैंने इस कोशिका को लिया जिसकी उत्पत्ति हुई, ये कोशिका की उत्पत्ति हो चुकी है, ये कोशिका धीरे धीरे विकसित होगी, बड़ी होगी, बड़ी होने के बाद वापस से ये विभाजन करेगी और विभाजन करके दो नई कोशिकाओं की क्या करेगी, उत्पत्ति करेगी।
बात समझ में आई। तो एक कोशिका है, वो कोशिका बड़ी, बढ़ने के बाद विकसित हुई, विकसित होने के बाद में दो नई कोशिकाओं की उसने उत्पत्ति करी। तो ये जो दो नई कोशिका की जो उत्पत्ति हुई है, उस समय ये कोशिका क्या हो गई, एक तरीके से नष्ट हो गई, मतलब इसका जीवन काल क्या हो गया, पूर्ण हो गया। तो कोशिका चक्र क्या हुआ, उसके जन्म से लगाकर पुनः वापस विभाजन कर लेने तक कि जितनी घटना उसके अंदर होती है, वो संपूर्ण घटना उसके जीवन चक्र के या कोशिका चक्र के अंतर्गत आती है। बात क्लियर हो रही है? क्या कहा मैंने, कोशिका का जन्म हुआ, जन्म से लगाकर पुनः वापस विभाजन होने तक, एक पूर्ण विभाजन होने तक जितना समय या जो भी घटना उसके अंदर होती है, वो घटना क्या कहलाती है, कोशिका चक्र कहलाती है। ठीक है ना, इसीलिए बोला आपने कि एक कोशिका के संपूर्ण जीवन काल को उसका क्या बोलते हैं, कोशिका चक्र। जीवन काल से तात्पर्य उसके निर्माण से स्वयं के विभाजन तक का समय, जब वो निर्मित हुई है तब से उसके स्वयं के विभाजन तक का जो समय है, वही क्या कहलाएगा, उसका जीवन काल। क्लियर हो गया कोशिका चक्र। अब क्या हुआ था, इसी कोशिका चक्र में कैसे कंप्लीट होता है कोशिका चक्र, क्या होता है, वो हमने आगे एक्सप्लेन कर रखा है कि उसके जीवन काल में क्या घटना होती है भाई साहब, कैसे कैसे घटना कंप्लीट होती है। तो देखो उसको क्या हुआ था, कोशिका चक्र को लेकर इस कोशिका चक्र में कितनी अवस्थाएं आती है, क्या क्या कार्य होता है, तो उन सभी को दो महान वैज्ञानिक हार्वर्ड और पेल्क, कौन कौन, हार्वर्ड और पेल्क, इन दोनों ने इस कोशिका चक्र की होने वाली सभी घटनाओं को दो अवस्थाओं में बांटा था। पहली अवस्था कौन सी है, अंतरा अवस्था या इंटरफेस, और दूसरी अवस्था क्या है, एम अवस्था या विभाजन अवस्था। क्लियर हो गई बात, पहली अवस्था कौन सी, अंतरावस्था, दूसरी अवस्था कौन सी, एम अवस्था या इंटरफेस। बात समझ में आ रही है, सबको क्लियर हो रहा है। अब देखो अंतरावस्था को अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अंतरावस्था इंटरफेस में क्या होता है, अंतरावस्था इंटरफेस को हम एक तरीके से, पहली बात ये याद रखो कि इसको हम तैयारी अवस्था भी कहते हैं। मतलब देखो कैसे, एक कोशिका का जन्म हुआ, उसने नई कोशिका का निर्माण किया, अब इस कोशिका का काम क्या हो गया, इसे प्रिपेयर होना है वापस से विभाजन करने के लिए, वापस से नई कोशिका का निर्माण करने के लिए इसको वापस से क्या होना है, प्रिपेयर होना है। तो प्रिपेयर होने के लिए इसको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर शुरू हो जाती है वापस से कौन सी, अंतरावस्था क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। जब अंतरावस्था प्रारंभ होगी मतलब ये सारी स्टेप होना इसमें क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाएगी। जब इसमें ये स्टार्ट हो जाएगा तब उसमें सेकंड अवस्था में कौन सा आएगा, एम अवस्था स्टार्ट हो जाएगी। फिर एम अवस्था जब एंड होगी लास्ट, तब जाकर एक नई कोशिका, मतलब ये वापस से दो नई कोशिकाओं का क्या कर लेगी, निर्माण कर लेगी। ठीक है, कितनी स्टेप से गुजरना पड़ेगा, सबसे पहले इसको इंटरफेस से गुजरना पड़ेगा, फिर इसको एम अवस्था से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, दो अवस्था से गुजर के फिर दो कोशिकाओं का क्या करेगी, ये निर्माण करेगी। कैसे, तो पहले इंटरफेस को या अंतरावस्था को हमने क्या कहा, इसे हमने तैयारी अवस्था नाम दिया। कौन सी अवस्था, तैयारी अवस्था। और एक और बात, अंतरावस्था क्या है, तो आप बताओ क्या बोलोगे, दो कोशिका विभाजन के बीच के समय को अंतरावस्था कहते हैं। क्योंकि देखो यहां अंतरावस्था हुई, फिर वापस विभाजन हुआ, यहां वापस अंतरावस्था हुई, तो इन दोनों के बीच के समय को हम क्या बोलते हैं, अंतरावस्था कहते हैं। ये बात याद रखना, अंतरावस्था के लिए मुख्य बात आपको क्या याद रखनी है, अंतरावस्था क्या है, दो कोशिका विभाजन के बीच के समय को हम क्या कहते हैं, अंतरावस्था। दूसरी बात, इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, तैयारी अवस्था। और तीसरी बात, अंतरावस्था को तीन और उप अवस्थाओं में बांटा गया है। अंतरावस्था को कितनी, तीन और उप अवस्थाओं में बांटा गया है। एक तो है जीवन अवस्था, जिसको अपन पूर्व संश्लेषण कहते हैं। उसके बाद अगली कौन सी है, एस अवस्था, ठीक है, जिसको सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। और तीसरी है G2 अवस्था। तीसरी कौन सी है, G2 अवस्था। क्लियर हो रही बात। तो देखो पहले हम देखते हैं जीवन अवस्था के। जीवन अवस्था या पूर्व संश्लेषण क्या है, याद रखना, ये कोशिका चक्र के अंदर ही हम चल रहे हैं। ये कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवस्था है भाई। कौन, जो जीवन अवस्था है, ये कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवस्था होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। काय का संश्लेषण होता है यहाँ,
प्रोटीन का संश्लेषण होता है, आरएनए वगैरह एंजाइम्स का निर्माण होता है, बहुत सारी क्रियाएं होती है। स्पेशली क्या है, प्रोटीन का क्या होता है, संश्लेषण होता है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? जीवन अवस्था क्या याद रखना है आपको? अंतरावस्था को दो कोशिका विभाजन के बीच के समय को अंतरावस्था कहते हैं। इसी अवस्था को हम तैयारी अवस्था भी बोलते हैं। इसको 3 उप अवस्थाओं में बांट रखा है। पहला अपना जीवन अवस्था आया, इस जीवन अवस्था को हम पूर्व संश्लेषण भी बोलते हैं। इसका स्टार पॉइंट क्या है कि ये कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवस्था है और ये प्रोटीन संश्लेषण का काम इसी अवस्था में क्या होता है, पूर्ण होता है। फिर उसके बाद दूसरी अवस्था चालू हो जाती है, एस अवस्था या सिंथेटिक अवस्था। इसका सबसे मुख्य लक्षण क्या है कि इस एस अवस्था में डीएनए का द्विगुणन या इसका प्रतिकृतिकरण होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब डीएनए की अगली नई और एक्स्ट्रा प्रतियां बनना, प्रतियां मतलब कॉपीज बनना क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। डीएनए की अगली नई कॉपी बनना क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डीएनए का द्विगुणन होना या प्रतिकृतिकरण, या बोल दो इसको रेप्लिकेशन। मतलब डीएनए रेप्लिकेशन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और एक और काम होता है इसके साथ, हिस्टोन का भी निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। किसका? हिस्टोन प्रोटीन का भी क्या होने लग जाता है, निर्माण। ये बात अपन क्लियर कर चुके थे पहले भी कि डीएनए जो होता है, वो जो गुणसूत्र होता है वो हिस्टोन और डीएनए से क्या करके मिलके बनता है। तो हिस्टोन प्रोटीन बनना बहुत जरूरी है क्योंकि उसी पे डीएनए क्या होता है, लिपटा होता है। डीएनए की स्पेशल पैकेजिंग के लिए हिस्टोन का निर्माण होता है, ठीक है ना, हिस्टोन प्रोटीन बनती है। तो क्लियर हो गया? इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था या सिंथेटिक फेज में दो मुख्य काम होते हैं। एक तो डीएनए का द्विगुणन या उसका प्रतिकृतिकरण, रेप्लिकेशन होता है, और हिस्टोन प्रोटीन का क्या होता है, निर्माण होता है। और एक और चीज, 2 क्रोमेटिड स्पष्ट हो जाते हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको स्पेशली क्रोमेटिड और क्रोमेनिमेटा के बारे में अच्छे से पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं कि क्रोमेटिड क्या है। तो एक बार वो वाला वीडियो आप एक बार और अच्छे से देख लेना, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि क्रोमेटिड क्या है। तो याद रखना, इसी एस अवस्था में ये 2 क्रोमेटिड क्या हो जाते हैं, स्पष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार एस अवस्था भी कंप्लीट हो जाती है। फिर आती है अपनी कौन सी, G2 अवस्था। G2 अवस्था का बहुत छोटा सा काम है। इसमें केंद्रक का आकार धीरे धीरे क्या करने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है, और सेंट्रियोल का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। सेंट्रियोल भी बता चुके हैं अपन, ठीक है ना, सेंट्रोसोम में। तो G2 अवस्था जो है, G2 अवस्था में क्या काम होता है, केंद्रक का आकार धीरे धीरे क्या करने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है, ग्रोथ होता है इसके आकार में, और सेंट्रियोल का क्या हो जाता है, विभाजन शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार हमारी इंटरफेस जो है वो कंप्लीट हो जाती है। जब इंटरफेज की अवस्था को कोशिका पूर्ण करती है, उसके जीवन चक्र में, कोशिका चक्र में पहले इंटरफेज अवस्था को क्या करेगी, वो पूर्ण, फिर अगली अवस्था में वो जाकर पहुंचेगी जिसे हम क्या बोलते हैं, एम अवस्था। यहाँ क्या होगा, यहाँ स्पेशली ये वाला काम हो जाएगा, मतलब स्पेशली पूरा क्या हो जाएगा, बंटवारा। लेकिन ऐसे बंटवारा कैसे होगा, तो देखो आइए देखते हैं। ये वाली कोशिका है, अब इस कोशिका में क्या होता है, एक कोशिका के अंदर एक केंद्रक भी होता है। तो केंद्रक कौन, हमने पहले भी आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि हर एक कोशिका का जो केंद्रक होता है वही उसका स्पेशल मॉनिटर होता है। मतलब जो सारी क्रियाएं होती है वो किससे कंट्रोल में रहती है, केंद्रक के कंट्रोल में। क्योंकि डीएनए वीएनए जो भी है, क्रोमेटिड्स वगैरह, वो सब किसके अंदर रहते हैं, डीए केंद्रक के अंदर रहते हैं। तो आपको क्या करना होता है कि जब आपको एम अवस्था में अगर पूरी करनी है तो एम अवस्था के लिए आपको 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। पहले आप दिमाग के 2 भाग करने पड़ेंगे, मतलब केंद्रक के कितने हिस्से करने पड़ेंगे, 2। इसलिए इसको भी 2 भागों में बांट रखा है। एक कौन सा, केंद्रक विभाजन, और दूसरा कौन सा, कोशिका द्रव। ये जो इसके अंदर भरा हुआ है ये पूरा, ये क्या है, कोशिका द्रव। तो पहले केंद्रक 2 भागों में बटेगा और फिर कोशिका द्रव 2 भागों में बटेगा। तो पहली अवस्था कौन सी है, केंद्रक विभाजन, जिसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, ठीक है ना, याद रखना। केंद्रक विभाजन या इसको क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। और दूसरा होता है कोशिका द्रव विभाजन, इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। अब देखो, केंद्रक विभाजन भी डायरेक्ट नहीं हो जाता पूरा, ये भी कितने चरणों में पूरा होता है, 4 चरण। वो अभी मैं जब विभाजन के प्रकार आएंगे अलग अलग, उसमें आप इनको एक्सप्लेन करते हुए अपन पढ़ेंगे पूरा कि किस विभाजन में क्या क्या हो रहा है। लेकिन जो इंटरफेस है वो सब में सेम रहेगा। इंटरफेस सब में आगे जो चल रहा है कोशिका में, किसी भी प्रकार का विभाजन क्यों ना हो, वो चाहे समसूत्री, अर्धसूत्री, माइटोसिस जो भी विभाजन हो रहा है, उन सभी विभाजन में क्या होता है, जो इंटरफेस है वो लगभग क्या रहेगा, सब में समान रहेगा। इसमें चेंज होता है,
ठीक है ना, तो वो आगे अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी याद रखना, केंद्रक विभाजन को पूरा करने के लिए उसे 4 छोटी छोटी स्टेप से गुजरना पड़ेगा। मतलब पहले पूर्वावस्था आएगी जिसे हम बोलते हैं प्रोफेज, फिर उसके बाद मध्यावस्था में पहुंचेगी जिसे हम बोलते हैं मेटाफेज, फिर उसके बाद वो पश्चावस्था में पार करेगी, पश्चावस्था को हम बोलते हैं एनाफेज, फिर लास्ट अवस्था आएगी जिसे अंत्यावस्था या क्या बोलते हैं टीलोफेज। जब वो टीलोफेज को क्रॉस कर जाएगी तब वो पहुंचेगी यहाँ पर कोशिका द्रव के विभाजन पर, और कोशिका द्रव का जब विभाजन हो जाएगा तब पूर्ण रूप से एक कोशिका से 2 नई कोशिका का क्या हो जाएगा, निर्माण। कैसे? जब वो केंद्रक विभाजन में पहुंचेगी तो ये केंद्रक बंटवारा होकर 2 केंद्रक बनेंगे, फिर इन 2 केंद्रक में क्या होगा, ये कोशिका द्रव बीच में से क्या होंगे, आधे आधे, मतलब कोशिका द्रव विभाजन होगा, तब जाके 2 नई कोशिका का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। एक जनरल बेसिक इंफॉर्मेशन है ये कोशिका विभाजन की। फिर हम डिटेल जब कोशिका विभाजन को एक्सप्लेन करेंगे एक एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक प्रकार पढ़ेंगे कोशिका के, उसके अंदर आपको स्पेशली पता चलेगा कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इन तीनों अवस्था, चारों अवस्था में क्या हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया कि कोशिका को कोशिका चक्र होने के लिए 2 भागों से गुजरना पड़ेगा, अंतरावस्था से और एमावस्था से। पहले कौन पूरी होगी, अंतरावस्था, जिसमें पहले प्रोटीन बनेगा, फिर डीएनए का डुप्लीकेशन मतलब द्विगुणन या प्रतिकृतिकरण होगा, फिर केंद्रक मोटा हो जाएगा, सेंट्रियोल बढ़ जाएगा। जब ये पूरी हो जाएगी तब वो एम अवस्था में पहुंचेगी, फिर उसमें भी पहले उसे क्या करना पड़ेगा, केंद्रक का बंटवारा करना पड़ेगा। ये 4 अवस्था में पूरा करते करते उन्हें टीलोफेज तक पहुंचना पड़ेगा, फिर टीलोफेज हो जाएगा तब उसे कहाँ पहुंचना पड़ेगा, कोशिका द्रव के विभाजन में, और कोशिका द्रव का विभाजन होते 2 नई कोशिका का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार कोशिका विभाजन क्या होता है, पूर्ण होता है। अब ये तो कोशिका विभाजन का बेसिक स्टेप इस तरीके से पूर्ण होता है। आने वाले वीडियो में हम कोशिका विभाजन के प्रकार और किस किस प्रकार इनसे